नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। समय के हिसाब से सियासत बदलती है और सियासत के हिसाब से नायक भी बदल जाते हैं। इतिहास की वो रस्साकसी अब देखने को मिल रही है, जिसमें तमाम बड़ी शख्सियतों को अपने खेमे में डालने की होड़ तमाम पार्टियों में लगी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी से लेकर पटेल हो या अंबेडकर, जंग जारी है। देश की राजनीति में समय बदल गया है, इसलिए सभी दलों ने अपने महापुरुषों की चुनिंदा सूची भी बदल ली है, या यूं कहें कि बड़ी कर ली है। उस सूची में पिछले कुछ सालों से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं। मायावती उन पर हक जताती रही हैं और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में रैली कर मायावती ने यह दिखाने की भी कोशिश की कि वो अंबेडकर की विचारधारा को आगे ले जा रही हैं और दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। पर अब उन बदले वक्त में सिर्फ मायावती और बीएसपी का हक ही अंबेडकर पर नहीं है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, सपा का भी है। और सपा ने उनके परिनिर्वाण दिवस पर अवकाश घोषित कर इसे दिखा भी दिया है। लेकिन वो क्या करें जिन्होंने अब तक अंबेडकर के नाम पर ही अपना राजनीतिक साम्राज्य बनाया है? उनके लिए यह संकट की घड़ी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसे अंबेडकर प्रिय लगने लगे हैं, तो मायावती इसे वोट की माया कहती हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ दलित वोट के लिए सभी दलों को अंबेडकर की याद आ गई? क्या सियासी दलों के लिए दलित सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या सामाजिक बदलाव को लेकर अंबेडकर का सपना कभी पूरा होगा? क्या दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों ने केवल अपना हित साधा है? क्या सियासी दलों ने अंबेडकर का सिर्फ इस्तेमाल किया है? इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मायावती जिस तरीके से आज बोली हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। आरक्षण पर भी बोली हैं, साथ ही साथ सपा सरकार पर भी बोली हैं, अंबेडकर को लेकर, दलितों को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है उस पर भी बोली हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। ये बात तो अब यह जरूर 100% स्पष्ट हो जाती है कि सपा सरकार का मुखिया वास्तव में ही बबुआ है, जिसे अब खासकर भारतीय जनता पार्टी वे आरएसएस के लोग इसे बदलकर ये जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो संविधान बना है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आप लोगों को कानूनी अधिकार दिए थे, क्या उनका पूरा लाभ आप लोगों को मिला है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिला। पुणे उत्तर प्रदेश की आम जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर फिर हमारी पार्टी की सरकार यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर पूर्व की तरह ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की ही सरकार चलाएगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करेगी। जो भी आपराधिक तत्व हैं तो उन्हें विशेष अभियान के जरिए जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है। प्रदेश में जिन जमीन माफियाओं व दबंग लोगों ने दलितों के पट्टों पर तथा सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जे कर लिए हैं, तो उन्हें फिर विशेष अभियान के जरिए मुक्त कराकर उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ काफी सख्त कानूनी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में खासकर सरकारी नियुक्तियों में और साथ ही सरकार ने अब तक जो भी बड़े बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं, तो उन सबकी जरूर जांच कराई जाएगी। तो मायावती को आपने सुना कि वो किस तरीके से चीजों को आज रख रही थी अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि दलितों को लेकर और साथ ही साथ अंबेडकर के नाम को लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे बना रहे हैं, ऐसे में क्या होने वाला है और दलितों के दिल में और मन में इस बार क्या है? क्या इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं? बीजेपी पीछे नहीं हटना चाहती। समाजवादी पार्टी अवकाश घोषित करके ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दलितों के साथ हम खड़े हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अमित पुरी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत पांडे प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक मिश्रा जो कि प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। रामेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार, तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियों को बड़ी बारीकी से समझते हैं।
रामेश्वर पांडे जी वो हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अनूप भारतीय हमारे साथ हैं जो कि एक दलित चिंतक हैं। बसपा से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी जो कि बसपा के प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अनूप भारतीय आपके पास आना चाहूंगा। दलित चिंतक हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं? अभी तक सिर्फ बसपा ही कहती थी कि अंबेडकर की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एकाएक ये क्या हो गया? क्या अब सबको याद आया कि दलित कितनी बड़ी तादाद में है और इतना तगड़ा वोट बैंक है कि अगर उसको नजरअंदाज किया तो हमें नुकसान देखने को मिल सकता है? इसीलिए सबके एजेंडे में अंबेडकर भी आ गए, दलित भी आ गए और वोट बैंक की बातें भी आ गई। निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि यहाँ की दलित वोट बैंक इस समय जो है बहुत लोग नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। मायावती जी के साथ में पहले से ही दलित जुड़ा हुआ है और उनका प्रयास ये रहता है कि उनके जो निश्चित वोट है उनको मिले और बाकी सब लोगों के साथ इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो है अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर काबिज हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हाँ, जो आपने भी कहा कि अंबेडकर जी इस समय सभी के प्रिय नेता हैं और पहले भी प्रिय नेता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर जैसे समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ साथ ये माना जाता है कि हमको आगे बढ़ना है और सत्ता में काबिज होना है। तो सत्ता पर काबिज होने के लिए तो ये जरूरी रहता है कि हम सबको साथ में लेकर के चलें और जो भी तरीके, जो भी माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम सत्ता पर आएंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। यह हर पार्टी का मुद्दा बना हुआ है। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे चुनाव आने वाले होते हैं उन चुनाव होने के साथ ये बहुत चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि किन लोगों के माध्यम से हम जो है सत्ता पर काबिज हो सकते हैं और कहाँ पर जो ऐसे हमारे पास लूप होल्स हैं या कह सकते हैं कि हमारे पास कहाँ कैसे मौके हैं जिनके माध्यम से हम सरकार आप दलित चिंतक है, ये बताइए अंबेडकर की विचारधारा क्या है? क्या आपको लगता है कि आज के वक्त पे कोई भी पार्टी जो अंबेडकर की बात करती है क्या अंबेडकर की विचारधारा पर चल रही है? नहीं, अंबेडकर की विचारधारा पे तो सभी चल रहे हैं। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान जो है भारत में पूरी तरह से लागू है। उस संविधान के माध्यम से सारे काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि कोई पार्टी जो है विचारधारा अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर के नहीं चल रही है। मगर जहाँ तक एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि बसपा के साथ ही विचारधारा जो है वो अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर के चल रही है, बाकी लोग लेकर के नहीं चल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। सभी पार्टियाँ लेकर के चल रही है, मगर ये समय है, समय ऊँट किस करवट बैठता है उस ऊँट के करवट के माध्यम से जो है हर पार्टी जो है अपना नज़रिया रखती है और उस नज़रिए के माध्यम से जो है विचारधारा को आगे बढ़ाती है। और जहाँ तक मेन मुद्दा तो यही है कि हाँ, सरकार हम किस प्रकार से बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए जो भी हमको सारे जोड़ तोड़ करने पड़े उस जोड़ तोड़ कर हम करेंगे और सरकार बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। सुधींद्र भदौरिया आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसपा के प्रवक्ता। मैं आपके पास आना चाहूंगा। बसपा का एजेंडा जाहिर तौर पर हमेशा यही रहा है कि दलितों की आवाज को बुलंद करना, तमाम वर्ग की आवाज को उठाना, अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना। लेकिन क्या लगता है कुछ मार्ग से भटक गए हैं? जो चीजें हो रही हैं उससे यह प्रतीत नहीं होता कि बसपा अपने विचारधारा को लेकर या फिर अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, आपके इस प्रश्न का मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और इसकी पुरानी जो पहचान है भारतीय जनसंघ से थी और हिंदू महासभा आरएसएस, इन्हीं लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू कोड बिल पर पुतला जलाने का काम किया था जी। मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी ने बहुत साल बाद जब बाबा साहब नहीं रहे तो उसको जागृत कर उस शक्ति को फिर से उन्होंने जागृत किया, संगठित किया, संघर्ष किया और फिर उनको बाबा साहब को वीपी सिंह जी के माध्यम से भारत रत्न दिलाने का काम किया। लेकिन अंबेडकर जाति की बात तो करते नहीं थे। आपकी पार्टी तो एक जाति विशेष को लेकर आगे बढ़ती है। कहना चाहूंगा जी नहीं, बहन मायावती जी ने जरूर कहा है कि हम सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पर इस देश के अंदर हजार वर्ष से दलितों को दबाया गया है। ओबीसी के लोगों को दबाया गया है। अंबेडकर तो और ये मूर्ति प्रेम मनीवाद के भी की खिलाफ सोच है, थे। जिसको आपने तो भारतीय जगह जनता पर जगह पार्टी मूर्तियां लगा और दी अन्य हैं। पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है। जी हां, हमने दलित प्रेरणा स्थल, मान्यवर काशीराम प्रेरणा स्थल, बाबा साहब के नाम पर इस देश के वो लोग जैसे महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत कबीरदास
वो तमाम महापुरुष जिनको ये देश के शासक लोग याद नहीं किया करते थे, हमने अपने दिल में बसाया और देश की जनता के सामने बहन मायावती जी ने ले जाने का काम किया है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, हम सभी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बहन मायावती जी ने दलितों को, मुस्लिम्स को, मुजफ्फरनगर कांड के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासन रहते हुए 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, दादरी के अंदर अखलाक की हत्या की गई, पूरे उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हो गए, तो बहन मायावती जी इसीलिए बाबा साहब के उस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन ये कैसा मिशन है कि आप विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं मूर्ति मत लगाइए, आप मूर्ति लगा रहे हैं, वो सबको साथ लेने की बात करते हैं, आप एक जाति को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो दिग्भ्रमित करने का खेल है, ये दलित समझ गए हैं क्या? इसीलिए 2014 में जो स्थिति उभरी आपकी पार्टी की, सबने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई आपकी पार्टी की। जी नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में 2014 में भी हम दूसरे नंबर पे थे, 26% के करीब वोट मिला था, 3-4% का अंतर था, सीटों का अंतर बेशक रहा हो। इस बार आप देखिएगा बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जिस तरह से बुलंदशहर में गैंगरेप, जिस तरह से मथुरा के अंदर लोगों ने जमीन को हड़पने का काम किया राम वृक्ष माध्यम के माध्यम से, और फिर इनके चाचा भतीजे जिस तरह से मंच पर लड़े हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इनके पिताजी कहते हैं ये जिद्दी मुख्यमंत्री है। तो इससे सुरेंद्र भदौरिया जी, आप मुझे इतना बता दीजिए, चलिए इतना बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मायावती कितनी बार कितनी जिलों में गई, कितने दलितों की बातों को सुना, कितने दलितों के लिए जाकर के प्रदर्शन किया, आप बता सकते हैं? जी हां, मैं बता सकता हूं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए जहां दलित रहते हो, उन मोहल्लों में आपको उत्तर मिल जाएगा। और मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश के दलित ही नहीं बल्कि महिलाएं, मुस्लिम्स और ओबीसी मायावती कहां कहां गई, ये बताइए ना आप। धर्म के और समाज के जातियों का गरीब लोग। अरे मायावती जी ने अभी 10 लाख की रैली आपके इलाहाबाद में की, आजमगढ़ में की, सहारनपुर में की, अरे आपकी पार्टी कहती है कि दलितों पर जुल्म हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में। अगर उन लोगों के घर जाती, उन लोगों की बातों को सुनती तो समझा जा सकता था। जी हाँ, और हम लड़ रहे हैं। अरे भैया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के सुप्रीमो सभी लोगों से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए उनके प्रति सभी लोगों की आस्था है, विश्वास है। और आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे 2017 में किस तरह से बहन मायावती जी को प्रचंड बहुमत मिलता है इस देश के अंदर। चलिए इंतजार करते हैं। दीपक मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा, ये पार्टी ने एजेंडा कैसे बदल दिया? दलितों को लेकर के इतने सक्रिय, इतना एजेंडा प्लान करके समाजवादी पार्टी कभी पहले दिखी नहीं। अब की बार अवकाश घोषित कर दिया, इससे पहले कभी करते थे कभी नहीं करते थे, क्या चलता रहता है? नहीं अनुपम जी, मैं पहले आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है वह बुनियादी तौर पे भारतीय समाजवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जी। बाबा साहब ने पहली बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। लेबर पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो यूरोप की सोशल डेमोक्रेसी है, जो एशिया और भारत में आके सोशलिस्ट हो जाती है। अब आप आइए, ये मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें लोहिया और अंबेडकर के आपसी पत्राचार का उल्लेख है। दोनों लोग एक दूसरे के सैद्धांतिक सहमति पे कहते हैं। अंबेडकर साहब का सबसे बड़ा आंदोलन था दलितों द्वार। बाबा साहब के जाने के बाद इस मूवमेंट को लेकर काशी में अगर कोई जमीन पर उतरा था तो यहाँ हमारे बीच में दलित चिंतक हैं, उनसे वो बेहतर बता पाएंगे, पांडे जी भी बताएंगे, सभी अपुरी जी तो जानते ही हैं। लोक बंधु राजनारायण जी ने किया था, जो समाजवादी पार्टी के थे। लोहिया ने पत्र लिखा मधुमेह को कि आप बाबा साहब की विचारधारा को रेखांकित करते हुए उन्हें राष्ट्र नायक के रूप में पुस्तक लिखे। आदरणीय सुधन जी भी ये जानते हैं पर बोलेंगे नहीं। तो मधुलिमे जी ने उन पे पुस्तक लिखी जो नेपाली में अनुवाद हुआ है और 22 भाषाओं में हुआ है। मोहन सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने मधुलिमे पर लिखी। मैं समाजवादी पार्टी का सचिव और प्रवक्ता हूं, मैंने लिखी है लोहिया और अंबेडकर पे। तो विचारों से तो हम लोग ने हमेशा आगे बढ़ाया है। अब आइए आप
विचारधारा बढ़ाने के लिए अंबेडकर महासभा का गठन हुआ, जिसके लिए आवास और सारी सुविधाएं मुलायम सिंह जी ने दी थी। अंबेडकर महासभा का नाम मुलायम सिंह जी ने लिखी थी। ये सब तो खैर प्रतीकात्मक कार्य है, बुनियादी काम बताते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि गांव और शहर का जो अंतर है, आर्थिक विषमता है, वो कम हो। इसके लिए उन्होंने कई आर्थिक लेख लिखे हैं। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो इस पर ग्राम अंबेडकर ग्राम विकास योजना अगर किसी ने पहली बार लागू, क्योंकि पूरे देश में किसी ने पहली बार लागू की बाबा साहब के नाम पर, उनके सपनों को मूर्त रूप देने के लिए, तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने की। हम दावा नहीं करते। और एक चीज देख, किससे बड़ा प्रहसन क्या होगा, अनुपम जी आपने भी इस बात को रेखांकित किया है संकेतों में। मैं स्पष्ट रूप में बोल देता हूं, इनका नाम है बहुजन समाज पार्टी। यह त्रिपिटक, यह शब्द त्रिपिटक से लिया गया है, तथागत का शब्द था, और ये बहुजन की बजाय सिर्फ 2 जनों तक सीमित रह गए। एक आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी, जो किसी मध्ययुगीन महारानी से। दीपक जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, जाहिर तौर पर आप इस पर अच्छी रिसर्च करके आए हैं, लेकिन तमाम चीजों को आप तर्क सहित रख भी रहे हैं। लेकिन सवाल, अपना घर का झगड़ा निपटाइए, जरा घर का झगड़ा निपटाइए और उनको। अरे हमारे घर में कोई झगड़ा है ही नहीं, आप चिंता न करें। और पिता बोलते हैं कि चिंता न करें, हमारे भाई बताइए ना, मंच पर बोला, कोई झगड़ा नहीं है। कहा कि चाचा ने बोला कि ये मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, माइक छीन लिया हाथ से। क्या मैं आऊंगा सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा अमितपुरी में आपके पास जाना चाहूंगा। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के आप, लोहिया से बड़ी मूर्ति सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास। एक वाक्य बताइए दीपक जी, मैं आऊंगा आपके पास। अमितपुरी मैं आपके पास आना चाहूंगा, वरिष्ठ नेता हैं आप बीजेपी के। सुनील जी मेरी बात को सुनिए, आपको वक्त दूंगा मैं, आपको वक्त दूंगा मैं, मेरी बात को सुनिए। अपने परिवार के अलावा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सुधींद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा अपनी बात रखने का, मुझे और भी लोगों से बात करनी है। अमितपुरी जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। आखिर क्या हो गया? ये तमाम जो अंबेडकर को लेकर के या बाकी दलितों को रिझाने को लेकर के, जब आपको ये पता लगा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 23% का ये वोट बैंक है, तो आपको भी दलितों की याद आ गई। तमाम कार्यक्रम आयोजित होने लगे, बस्तियों में जाने की रणनीति तैयार होने लगी। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखा। अनुपम जी, मैं बहुत बिना लाग लपेट के सीधी सीधी बात कहने वाला आदमी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी या उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के तमाम कार्यकर्ता और हमारे तमाम संगठन के लोग जिस राजनीतिक, सामाजिक और भारत की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, विचार से जुड़े हैं, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में कभी जातिगत मतभेद की भावना नहीं रही। अस्पृश्यता को तोड़ने का काम अगर भारत में गांधी की पहल के बाद किसी ने व्यापक रूप से किया तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं ने किया। आप उनकी राजनीतिक विचारधाराओं से, आप उनकी सामाजिक विचारधाराओं से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन अस्पृश्यता के खिलाफ हिंदू समाज को एक करने का, और ये मूलतः हिंदू समाज की कुरीति थी, इसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने किया, जिन विचारों से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अनुप्रेरित हैं। इससे कहने में मुझे कोई झिझक नहीं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भदौरिया जी पुराने चिंतक और विचारक हैं। डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा के चुनाव में पहली बार हराने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़ाने का काम किसी ने किया तो संघ के स्वयंसेवकों ने किया, जिसमें स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम प्रमुखता के साथ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल से तमाम सारी भदौरिया जी आपकी बात को कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना को भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने देखिए इनका इतिहास बड़े पैमाने में लागू किया। जो जी जरा आपने अगर अपनी बात कह रही हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, आरक्षण का विषय लटका हुआ था, ये कहना निवेदन करना चाहूंगा सरकारों में वाजपेयी जी ने उस पदोन्नति देखिए मैं आपको बीच में टोका टाकी नहीं करना चाहता हूं। अमित जी एक बार बात सुन लीजिए सुधींद्र जी की, आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कब 6 दिसंबर को छुट्टी होगी, कब नहीं होगी, यह समाजवादी पार्टी को। सुरेंद्र जी ये अपनी बात को रखिए। ये अपनी बात मोदी जी की तरह ये अपनी बात ही केवल बोलना चाहेंगे। मोदी जी की तरह केवल अपनी बात कहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, दूसरों की बात नहीं चलने देंगे। पर देश इनको नहीं चलने देगा।
मैं ये कह दूं देश इनको नहीं चलने देगा, उसका कारण है क्या ये भूल गए हिंदू इतने शिष्टाचार को जानते होंगे कि अरे मुझसे प्रश्न किया है राजनीतिक शालीनता से अमित जी मैं आता हूं आपके पास। अमित जी एक मिनट बात सुन ले सुधींद्र जी की। अमित जी मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा वरना मेरी बात को सुनिए। अमित जी आप अमित जी मेरी बात को सुनिए आप अमित जी मेरी बात को सुनिए। अमित जी मेरी बात को सुनिए। सुधींद्र जी का रिएक्शन ले लेता हूं। सुधींद्र जी देखिए ऐसा है, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है। ये वही भारतीय जनसंघ और हिंदू महासभा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप तथ्य उठा के आर्काइव्स में देख लीजिए। इन्होंने रामलीला मैदान में बाबा साहब का हिंदू कोड बिल पर पुतला जलाने का काम किया था। अगर मैं गलत हूं मैं राजनीति से हट जाऊंगा, और अगर ये गलत है तो इस तरह के गुमराह करने के बाद इनको 6 जनवरी आज 6 दिसंबर को बाबा साहब को हम नमन करते हैं, हम बाबा साहब का नमन करते हैं और इनकी पार्टी बाबा साहब का अपमान करती है। बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम ने दबाव बनाकर भारत रत्न दिलाया। इन्होंने बाबा साहब का जी मैं आऊंगा, वक्त की मजबूरी है, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और आपसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर स्टूडियो के अंदर किस तरीके से आप एक दूसरे पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी अंबेडकर के मुद्दों के साथ, अंबेडकर की विचारधारा के साथ किस तरीके से साथ खड़ी है और बीजेपी ने क्या कुछ किया। इतिहास के पन्ने खोले जा रहे हैं, कोई पन्ना खोल रहा है, कोई पन्ना खोल रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आरक्षण की बात मायावती ने आज कही, उस पर भी क्या कुछ और कहते हैं राजनीतिक दल, उसको भी समझेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। बुआ, बबुआ, बीजेपी, अंबेडकर, तमाम ऐसे नाम अब सुनकर ऐसा लगता है कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई दलितों के हक के लिए आगे बढ़ता था तो फिर दल 1 या 2 नजर आते थे, तब चीजें बहुत कम सुनाई देती थी। लेकिन अब तो नए नए नाम हैं, नए नए नामकरण हो रहे हैं और सियासत का नया रूप भी देखने को मिल रहा है। मायावती आज गरजी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ ये भी कहा कि आरक्षण को लेकर बसपा ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं तमाम और दल कुछ भी नहीं कर पाए। सुनिए जरा। साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि जब भी केंद्र और राज्यों में सरकारें बनती हैं भारतीय संविधान के तहत, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी जातियां जो छूट गई हैं तो आर्टिकल 340 के तहत वो कमीशन बनाए और कमीशन की जो भी रिपोर्ट आती है, जो जातियां छूट गई हैं उनको फिर एससी एसटी की तरह जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराए। रिपोर्ट के मुताबिक ही फिर इन लोगों को जो छूट गई थी जातियां, जिन्हें अब हम ओबीसी कहते हैं, इन्हें भी फिर शिक्षा, सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण की सुविधाएं मिली है। तो ये पूरी की पूरी देन किसकी है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था नहीं करते तो फिर ये कमीशन नहीं बनता और फिर इन लोगों को एससी एसटी की तरह फिर शिक्षा व सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण की सुविधाएं नहीं मिलती। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मायावती को आपने सुना, आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से उन्होंने आज अपनी बात को रखा और साथ ही साथ तमाम चीज़ों को बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़े ही एग्रेसिवली मायावती ने आज चीज़ों को रखा। रामेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास हम सीधे चलना चाहेंगे। रामेश्वर पांडे जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर अभी तक ये कहा जाता था कि अंबेडकर हमारे, बसपा ये कहती थी, अब हर दल कह रहा है कि अंबेडकर हमारे हैं, तो आखिर अंबेडकर हैं किसके? और अब अंबेडकर का नाम लेके सियासत को जो नया रूप दिया जा रहा है, दलितों को लुभाने के लिए जिस तरह से सियासत की जा रही है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है?
अनुपम जी, एक राजनीतिक दल अभी बीच में रह गया। जी। आपने कांग्रेस पार्टी की कुछ चर्चा में वो ओपिनियन नहीं लिया जो असली अम्बेडकर का मैं था। लूंगा, आऊंगा आपके पास, आऊंगा अनुपम जी, मैं आ रहा हूं आपके मैं पास, आ अपनी रहा हूं। रामेश्वर पांडे जी, हाँ, मैं सोचा कि वरिष्ठ पत्रकार है तो वो बात में कंक्लूड करते हैं। मैं आपका रिएक्शन लूंगा। अंबेडकर जी दरअसल सब लोग अपना कह रहे हैं जी, लेकिन इनमें से किसी दल के नहीं हैं। अगर आप अंबेडकर के, आज भीम और मीम एक साथ, आप अंबेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लीजिए तो ये नारा मुंह चिढ़ाता है, भीम और मीम एक साथ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो किताबें मिलेंगी नहीं कि वो भीम और मीम एक साथ हो ही नहीं सकते। अंबेडकर की उस किताब को पढ़िए तो। दूसरे, अंबेडकर के दीनदयाल उपाध्याय से भी रिश्ते थे, संघ के शीर्ष लोगों से भी संवाद होते थे, डॉक्टर लोहिया से भी होते थे, और दूसरे समाजवादी नेताओं से भी होते थे। मतलब अंबेडकर एक व्यापक, नेहरू से भी उनके संवाद होते थे, वो भी मिल जाएंगे आपको चिट्ठियां। तो एक व्यापक डेमोक्रेटिक मिजाज के आदमी थे और सबसे संवाद करते थे। क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में जो तमाम दल अंबेडकर की बात कर रहे हैं, चाहे बीएसपी की ही बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, सपा की बात कर लें, मैं आऊंगा आपके पास, क्या लगता है आपको इनमें से कोई उनके सिद्धांतों को, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है? मैंने किसी की बात में हस्तक्षेप नहीं किया है, मैं किसी की बात में हस्तक्षेप नहीं किया है। अंबेडकर इंटरनल डेमोक्रेसी में यकीन करते थे, और अगर देखें पार्टी के अंदर बसपा का पूरा सांगठनिक ढांचा अंबेडकर के विचारों के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा है। हाँ, यह सही है कि जिस तरह कांग्रेस ने दलित, हमेशा कांग्रेस का वोट बैंक दलित और मुस्लिम रहा है, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। कांग्रेस ने प्रतीकों में, कभी जगजीवन राम कभी कही, जिस तरह दलितों के साथ छल किया, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो एक सजावटी रखते थे। मैं कांग्रेस का रिएक्शन लेता हूं उस पर। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे आप? रामेश्वर पांडे जी इस बात को कह रहे हैं, जाहिर तौर पर आपका नाता आपने दलितों के लिए किया, कहना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, का हक दिलाने के लिए जो संघर्ष, भदौरिया साहब आऊंगा मैं आपके पास। कांग्रेस ने दलित, कांसीराम ने दलित, रामेश्वर जी मैं कांग्रेस का रिएक्शन लेता हूं, आऊंगा आपके पास। कांग्रेस से वो दलित अलग हो गया, बाबरी मस्जिद के बाद मुस्लिम कांग्रेस से अलग हो गया, नरसिंह राव। रामेश्वर जी मैं रुकूंगा, मैं कांग्रेस का एक रिएक्शन इस पर ले लूं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। संपूर्ण रूप से अगर लिखा जाए तो किसी का नहीं, एक मिनट मौका दीजिए। लेकिन आज भाजपा ने पंचतीर्थ बनाया अंबेडकर के नाम। जी रामेश्वर जी मैं आता हूं आपके पास। कृष्णकांत जी आप बात अनुपम जी, अब मैं बता रहा हूं, आप पूछ रहे हैं देर से, बहुत कुछ किया है। मुलायम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अंबेडकर जी, अंबेडकर के नाम पर बहुत सारे, जिस समय देश में आजादी की लड़ाई का आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस समय, रामेश्वर जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो बात रखने दीजिए कांग्रेस को भी एक बार। बसपा ने भी, जी हाँ, कांग्रेस की, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज निश्चित तौर पर दलित स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर मायावती जरूर हैं, लेकिन अंबेडकर की नीतियों के अनुरूप नहीं है। वो एक सहमत मैं कांग्रेस का एक रिएक्शन लूं, उसके बाद सुरेंद्र भदौरिया जी के पास जाऊंगा, उनसे समझूंगा आपकी बात को। क्या अगर सिर्फ ये दिखावे के लिए हो रहा है? कहना चाहूंगा इन लोगों ने कुछ बातें उठाई है, उसका उत्तर देना चाहूंगा। रिएक्शन लेके भदौरिया साहब आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस क्या कहती है? कृष्णकांत पांडे जी, भदौरिया जी आप सबके बीच में तुरंत बोल दे रहे हैं, जरा दूसरे का भी सुनने का कष्ट करें। आदरणीय सुधींद्र भदौरिया जी, नहीं मैंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, पता नहीं क्यों आज बोल रहे हैं, इसके पहले तो आप नहीं बोलते थे। नहीं आप कृष्णकांत जी अपनी बात को रखिए, भदौरिया साहब के पास मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने कहा मुझे, मैं आऊंगा भदौरिया साहब आपके पास। अंबेडकर जी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के इस देश में 32 डिग्रियों के साथ आए, और इसके बाद अंबेडकर जी देश की आजादी की लड़ाई जो चल रही थी उसमें उनका सबसे ज्यादा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जहां तक आरोप लगता है, अभी हमारे भाई पुरी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने
अंबेडकर को 52 के चुनाव में हराया, इसके पहले कुछ नहीं किया। सब लोग जानते हैं उस बात को, फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा बनी, कांग्रेस डोमिनेटिंग उस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हमारे भाई का कहीं पता नहीं था, ना हिंदू महासभा का, ना आरएसएस का, ना भाजपा का। पार्टी के रूप में नहीं मेरी बात हो जाने दीजिए अमित पुरी जी। मूवमेंट के आपकी बात में हर कदम पर मैं रोक सकता था। था, आपसे बढ़िया रोकना जानता हूं, लेकिन एक शिष्टाचार है। आप बोल रहे हैं सीनियर आदमी थे तो मुझे सुनना चाहिए था, तो एक जूनियर आदमी को भी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा कलेजे पे पत्थर रख के सुन लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब संविधान समिति बनी, संविधान सभा बना, जिसकी मसौदा समिति जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसका चेयरमैन क्या आरएसएस ने बनाया था अंबेडकर जी को? अंबेडकर जी जिस समय रिपब्लिकन लेबर पार्टी उसके बाद क्या किया? सवाल यहां पर गया, दलितों की हालत जो है, आप दलितों के उत्थान की बात करते हैं, तमाम दलितों के उत्थान की बात करते हैं, किया क्या आपने दलितों के लिए? क्या दलितों की सूरत बदल पाई? दलितों को उनका हक मिल पाया? जिस विचारधारा की बात अंबेडकर करते थे, आपने वो हक दिला पाए? अनुपम जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अंबेडकर जी को चाहे ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाना रहा हो, चाहे अंबेडकर जी जब 1952 का चुनाव, उनको सबसे पहले नेहरू जी ने लॉ मिनिस्टर बनाया। हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री अंबेडकर जी बने। ये रिपब्लिकन पार्टी ने नहीं बनाया था, किसी और, ये मायावती के पूर्वज नहीं बनाए थे, कांग्रेस पार्टी नेहरू जी ने बनाया था। एक मिनट सुन लीजिए। और नेहरू जी के बनाने के बाद 52 में जब अंबेडकर जी निर्दल अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, फिर भी वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े, तो चुनाव हारे, और हारने के बाद राज्यसभा में भेजने का काम हमने किया, कांग्रेस ने किया राज्यसभा में भेजने का काम। चलिए, आपने पद देते रहे, हालात नहीं बदली। सुरेंद्र भदौरिया, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपका रिएक्शन ले लें। पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप इन लोगों से? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस जिस तरीके की बातों को रख रहे हैं, इनकी बातों में कुछ भी सच्चाई है? आज मैं बता रहा हूं, आज तक सन 47 सुरेंद्र भदौरिया जी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता है, बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं। आज देखिए, आपने अपनी बात कह ली हो तो मुझे, अरे भाई मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देर से आप अपना अनवरत भाषण चला रहे हैं। कंटिन्यू बोलिए, आप बात रखिए। देखिए, ऐसा है, बहुत अफसोस के साथ, देखिए बहुत अफसोस की बात है, आज 6 दिसंबर को जब पूरा देश बाबा साहब का नमन कर रहा है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वो लोग जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव में हराया कि इनकी कृपा से वो बने। बाबा साहब के पीछे इस देश का पूरा समाज शिक्षक की जो बदलाव चाहती थी वो खड़ी थी, इसलिए बाबा साहब इस देश के संविधान की संहिता की इस देश के अध्यक्ष बने। आपकी कांग्रेस पार्टी की कृपा से नहीं बने। दूसरी चीज मैं ये भी कह दूं कि बाबा साहब को भारत रत्न से इन्होंने सम्मानित नहीं किया। बाबा साहब को, अरे भाई आप तो बहुत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप दूसरे लोगों को नहीं बोलने देंगे क्या? और क्या यही बहस का तरीका होगा? सुरेंद्र जी, कृष्णकांत जी, मैं फाइनल राउंड में आना चाहूंगा, मैं रोकूंगा आपको, रोकूंगा मैं यहाँ पर। अंबेडकर जी केवल दलित नहीं है, अंबेडकर जी को दलित में, कृष्णकांत जी मेरी बात को सुनिए, बात एक तरह से अपनी बात को रखने दीजिए। मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपका, ये कोई बहस का तरीका नहीं है, ये कोई बहस का तरीका नहीं है जिस तरीके से आप लोग बहस करना चाह रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश है मेरी आपसे, आप अपनी बातों को सहज तरीके से रखिए। एक एक को हम मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं। अगर आपको किसी की बात काटनी है तो आप अपने मौके पे अपनी बात को रखिए, सही तरीका वो है। अमित पुरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का स्टैंड समाप्त करना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षेप में। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने, अगर उन्होंने अपना बाबा साहब का यहां पर पुतला दिल्ली में जलाया, उसी तरह से इन्होंने चुनाव में हराया। पर बहन मायावती जी ने जिस तरह से भारत रत्न माननीय और काशीराम जी के साथ दबाव बना के लाया, देश जानता है। और अभी ऊना की घटना ताजा है, जब बीजेपी की गुजरात में सरकार है, उनकी पीठों को नंगा करके कोड़े बरसाए जा रहे हैं। रोहित वेमुला को जिस तरह से आत्महत्या करनी पड़ी, देश के अंदर
इन्होंने आप भटकिए मत सुरेंद्र जी, मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप दूसरे पर आरोप मत लगाइए, आपने क्या किया। सवाल तो आप पर खड़ा होता है, जाति की बात अम्बेडकर करते नहीं, आपकी पार्टी जाति की बात करती है, मूर्तियां लगवा दी है, मूर्ति प्रेम अलग दिख रहा है यहाँ पर, आप अपनी बात को रख रहे हैं। सुरेंद्र जी मेरी बात को सुनिए, आप अपनी बात रख रहे हैं, मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। आप मैं फाइनल राउंड में यहां पर आना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है अमित पुरी, में फाइनल राउंड में आना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की यहां पर कमी है अमित पुरी। आपकी पार्टी का दलितों के साथ इतना प्रेम क्यों दिख रहा है? अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आते हैं, वहां घोषणाएं करते हैं, उन पर अब तक कुछ भी नहीं होता। देखिए, मेरा बुनियादी रूप से इस बात से ही सैद्धांतिक विरोध है कि अब यह प्रेम क्यों दिख रहा है। यह शब्द ही उचित नहीं है, क्योंकि मैंने आउटसेट में आपको बताया कि हमारी राजनीतिक सोच जिस संस्कृति से निकली है वह अस्पृश्यता के सिद्धांत के खिलाफ थी, समरसता के सिद्धांत से युक्त थी, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की थी, और वो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो राजनीतिक नेतृत्व बदलने के साथ साथ भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक लगातार उसी रूप में। चलिए, आपका पुराना रिश्ता दीपक मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी क्या अब ये मान लिया जाए कि अम्बेडकर के जिस तरीके से विचारों को आगे लेकर जा रही है और आपके एजेंडे में भी आपने कहा कि ये ले लिए गए हैं, तो क्या माना जाए कि अब आपके पोस्टरों में भी अम्बेडकर दिखाई देंगे? आइकॉनिक स्ट्रक्चर खड़ा करके पार्क दीपक मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न दोहरा दें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्या यह माना जाए कि जो आपने कहा कि अंबेडकर को लेकर के हम पहले भी अपनी चीजों को रख चुके हैं, क्या अब अंबेडकर भी आपके पोस्टरों पर दिखाई देंगे? जी, समाजवादी पार्टी का एक आनुषंगिक प्रकोष्ठ है जो दलितों में, अनुसूचित जाति में काम करती है, उसके पोस्टरों में हमेशा बाबा साहब रहते हैं। और हम तो बाबा साहब के सिद्धांतों, जो उनका स्टेट सोशलिज्म की जो अवधारणा है, राज्य समाजवाद, उसको तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। यह सवाल ही अनुपम जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अप्रासंगिक है। चलिए, कृष्णकांत पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल राउंड है, वक्त की मेरे पास कमी है। कृष्णकांत जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस का साथ दलितों के साथ पहले से रहा, इस बात को आप कहते रहे हैं और जाहिर तौर पर इस बात को, लेकिन सूरत क्यों नहीं बदल पाए? जो सवाल आज खड़े होते हैं उनका जवाब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पाती है? आप दलितों के घर जाते हैं, उनकी घर की समस्याओं को देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदलती। अगर अंबेडकर जी की, मैं बस बहुत शार्ट में आपका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल, कि अंबेडकर जी की भावनाओं की अगर किसी ने कद्र किया, तो चाहे नेहरू जी के जमाने में रहे हों, चाहे आज की स्थिति हो राहुल जी के जमाने तक कांग्रेस ने किया। और राहुल जी शुद्ध रूप से आप आत्मिक विश्लेषण हमारे सभी भाई करें तो अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे चलने का काम राहुल जी कर रहे हैं। चलिए, और कोई मैं आपसे आना चाहूंगा, एकाएक ये अंबेडकर इतने जरूरी क्यों हो गए? बड़ा दुख हो रहा है, कहने में बेचने का काम कर रही है। अब दलित समझ चुका है, और दलित कुछ दिन जरूर भ्रमित था। अनूप भारतीय, भाषा सुधारी है जरा सी, नहीं कर सकते। अनूप भारती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना प्रश्न दोहरा दें। तो एकाएक अंबेडकर सभी दलों के लिए जरूरी क्यों हो गए? देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात रखी है कि एकाएक होता है, कहीं भी चुनाव होता है और चुनाव में सत्ता के पक्ष पे जाने के लिए हर आदमी प्रयास करता है, चाहे कोई भी दल हो। और जब दल जाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से वोट बैंक रहता है, उस वोट बैंक को हथियाने की हर आदमी कोशिश करेगा। और प्रश्न सबसे बड़ा तो एक ये चीज़ होता है कि जब कभी भी 14 अप्रैल हो या 6 दिसंबर हो या अंबेडकर जी संबंधित कोई भी चीज़ अगर होती है तो सब केंद्रित होकर के अंबेडकर जी की बात करने लगते हैं। और आपने भी जाहिर तौर पर राजनीति है और सबकी नजर उत्तर प्रदेश में 23% दलित वोट बैंक पर है। रामेश्वर पांडे, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, क्या अब ये मान लिया जाए कि अंबेडकर सिर्फ बीएसपी के नहीं है? का समय लेना चाहूंगा। अनुपम जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे सबकी बात सुननी है, मैं आऊंगा आपके पास। रामेश्वर पांडे जी, पुरी साहब आरोप लगा रहे थे कि 52 में हमने हरा दिया चुनाव, आचार्य नरेंद्र देव भी हारे थे, उनकी भी आवश्यकता कांग्रेस ने समझी, उनको भी राज्यसभा में बुलाया। अंबेडकर जी की आवश्यकता थी, राज्यसभा में बुलाया। अनुपम जी, मैं बात करूं, गलत भाषा का प्रयोग किया है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रामेश्वर पांडे जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं। रामेश्वर पांडे जी,
जी। आपने जो देखा किस विवादित तरह से ढांचा दलितों पर अयोध्या जुल्म का और था अत्याचार गिराया किया। गया और उसी पार्टी के साथ देखिए, कृष्णकांत जी, रामेश्वर पांडे जी को बात रखने दीजिए। कृष्णकांत जी, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ऑडियो डाउन अम्बेडकर कराना जी- पड़ेगा मुझे। प्लीज मेरी बात को सुनिए। रामेश्वर पांडे कंटिन्यू। अंबेडकर जी एक राष्ट्रीय प्रतीक पुरुष थे, हैं। दुर्भाग्य यह हो गया है कि वो दलितों के प्रतीक पुरुष बना दिए गए हैं। उसको बसपा ने भी बना दिया और सभी पार्टियों ने बना दिया है। अंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर कोई पार्टी नहीं काम करे, लेकिन यह सही है कि उनको याद करने की सभी पार्टियों ने भरपूर कोशिश की है। मैं चलिए, वक्त की कमी है, आप सबको यहीं पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील भदौरिया आपका, अमित पुरी आपका, रामेश्वर पांडे आपका और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। चुनावी वक्त है उत्तर प्रदेश में और हर कोई चाहता है कि अंबेडकर को अपनी झोली में डाल लिया जाए ताकि लोगों के बीच जाया जाए, दलितों के बीच जाया जाए और 23% जो वोट बैंक है वो अपना बनाया जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह कि इस चर्चा के दौरान भी बीएसपी के नेता की बौखलाहट, बीएसपी के नेता का तर्क, बीएसपी के नेता के जवाब या फिर कांग्रेस के नेताओं के जवाब या समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के, सब ये दर्शा रहे हैं कि अंबेडकर हमारे हैं। चुनाव का वक्त बताएगा और चुनावी नतीजे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सियासत का रुख किस तरफ होता है और अंबेडकर के नाम पर जो ये रंग दिख रहा है, ये रंग किस तरीके का आने वाले वक्त में और दिखता है। प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।